अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तहरीक हमास का ऑपरेशन अल अक्सा पूरी मज़ामती क़ुव्वत के साथ जारी है और अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर दुश्मन, वो भी एक ऐसा दुश्मन जो कि न्यूक्लियर स्टेट हो, न्यूक्लियर पावर हो, उसके ऊपर इंतहाई मुनज़्ज़म तरीक़े से जो है कार्रवाई करना, इस वक्त पूरी दुनिया हैरान है। और जो हेडलाइंस हैं तमाम इंटरनेशनल चैनल्स, आप पूरी दुनिया उठा के देख लें कि वहाँ पर सिर्फ यही चीज़ जो इस वक्त खलीजी ममालिक में जो सूरत हाल है उसको डिस्कस किया जा रहा है, जो आपके मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उसको डिस्कस किया जा रहा है। इंतहाई मुनज़्ज़म तरीक़े से ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई हमले, और वो भी एक ऐसे मुल्क पे जिसकी बदनाम ज़माना एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसी समझी जाती है, मोसाद, जिसके ऐन नाक के नीचे जो है वो फ़लस्तीनियों ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई की। लेकिन हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इसको रिस्क भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खुसूस अमरीका इसके ऊपर और ख़ुद नेतन्याहू जो कि वज़ीर आज़म है इस वक्त इज़राइल के, उन्होंने जो रिएक्ट किया है और कहा कि हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे, तो पूरी दुनिया इस वक्त हिल के रह गई है। इस तमाम सूरत हाल को मैं डिस्कस करूँगा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर मारिया सुल्तान, जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर है। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। और उनके साथ सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत भयानक तारीख़ है फ़लस्तीन में इजरायली जुल्म व सितम की, उनकी जारियत की, उनकी बर्बरियत की। ये लावा बहुत अरसे से पकड़ा था, लेकिन इस यहाँ तक जो आज तक जो सूरत हाल पहुँची, उसमें क्या अवामिल आप देख रही हैं कि क्या कार फरमा रहे? सबसे पहले तो ये कि अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद इज़राइल का ख्याल था कि फ़लस्तीनियों को गज़ा स्ट्रिप से भी पीछे धकेल कर इंतहा पसंद जो इस वक्त हुकूमत है इज़राइल में, उसका सहारा लेते हुए उनको पीछे धकेला जाएगा। दूसरा ये कि वो चाहते थे कि मस्जिद अक्सा जो है उसके ऊपर जो है इज़राइली जो है कब्ज़ा हो, और जो ओस्लो अकॉर्ड के अंदर बुनियाद रखी गई थी उसको ख़त्म किया जाए। और तीसरा ये कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि जितनी भी इलाकाई अरब ताकतें थीं उनको भी इज़राइल की जो नई हिकमत अमली थी, इलाकाई हिकमत अमली सिक्योरिटी पॉलिसी, उसके तहत जो है रवाबत को जो है उसके अंदर इजाफ़ा किया गया, ताकि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो भी सपोर्ट थी मुसलमानों के ममालिक से, मुस्लिम ममालिक से, उसको ख़त्म की जाए। और फिर सबसे आखिर में, लेकिन सबसे अहम, ईरान के ऊपर भी मुसलसल जो है सैंक्शंस लगाई गई, और उसकी भी बुनियाद यही थी कि वो हमास की और जो है फ़लस्तीनियों की जो है पेज़राई करते रहे हैं, उनकी सपोर्ट करते रहे। और यही वजह है कि एक पूरी हिकमत अमली के साथ जो है एक तरह से आप कह सकते हैं इज़राइल जो है पेशरफ्त कर रहा था। और इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद वो ये समझते थे कि शायद इसका जो रद्द अमल है वो अब नहीं आएगा अगर वो किसी भी किस्म की पॉलिसी इख्तियार करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है जब आप लोगों के ख़िलाफ़ इतना जुल्म करते हैं और आप हर वादे से का इनहराफ करते हैं, तो उसका रद्द अमल आया है। वो इस बात की वजाहत है कि मशरिक़ वस्ता में जब तक फ़लस्तीन का मामला ठहरता नहीं है उस तरह जैसे कि बुनियादी तौर पर सोचा गया था, ये मुमकिन नहीं है कि इज़राइल जो इस खत्ते में ताकत की बरतरी हासिल कर सके। अच्छा, अब आप इसको मजीद बढ़ता हुआ देख रही हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह भी इस वक्त जो है वो मैदान में आ चुकी है, और वार्न किया था इज़राइल ने हिजबुल्लाह को, लेबनान को वार्न किया था, लेकिन वो भी अब मैदान में आ चुकी है। तो इसको आप मजीद बढ़ता हुआ देख रही हैं? देखें, अभी यकीनी तौर पे बढ़ेगा तो सही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि जो हमले हैं, जो ताकत है, वो उसका ज़्यादातर जो ज़ोर है वो इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह के पास है। अगर तो हिजबुल्लाह और हमास कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि वो बड़ी हद तक इज़राइल के अंदर जाके इज़राइल की जो मुख्तलिफ कम से कम जो दिफाई पोजीशंस हैं उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं और गज़ा से जो है इज़राइली सेटलर्स को बाहर निकाल लेते हैं। अगर आपको पता हो या कुछ अगर आपने फॉलो किया हो तो उसमें देखें कि बहुत एक मुनज़्ज़म तरीके से इज़राइली सेटलर्स को गज़ा के अंदर न सिर्फ ज़मीन दी जा रही थी बल्कि इंतहा पसंद सोच की बुनियाद के ऊपर जो फ़लस्तीनी इलाके थे उनसे फ़लस्तीनियों को निकाला जा रहा था। अगर तो ये वापस हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बहुत अहम
पेश रफ्त होएगी। लेकिन इसकी दूसरी जो बुनियाद है वो इस बात के ऊपर होगी कि इसराइल का क्या रद्द-ए-अमल होता है। अगर इसराइल बमबारी करता है और गज़ा स्ट्रिप के अंदर फ़लस्तीनियों के ऊपर बेइंतहा बमबारी करता है और बाकी अरब ममालिक आके इस जंग को नहीं रोकते, तो ये एक जो है जंग दूसरी तरफ भी पलटा खा सकती है। तो इसलिए ये एक मुश्किल शुरुआत है और इसका जो जवाब है वो इस बात के ऊपर है कि कितनी तेज़ी से और कितनी जल्दी ख़त्म होती है। अगर ये नहीं ख़त्म होती तो ये तूल भी पकड़ेगी और इसमें शिद्दत भी आएगी। मोहम्मद अली साहब, आपकी क्या असेसमेंट है इस ज़ायरे के पीछे से पूरा एक मामला था और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आया वो ये आया कि जिस तरह से अरब रियासतों की जो कुर्बतें बढ़ने लगी थीं इजराइल के साथ, तो वो ज़्यादा मुतासरीन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा खुद फ़लस्तीनी थे। तो आप समझ रहे हैं कि ये उनकी एग्जिस्टेंस का भी मसला था, ये सारी चीज़ें, ये सबसे बड़ा अलमिया और सबसे बड़ा एक जो बुनियादी अंसर है वो यही था। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि 4 मकासद और वजूहात हैं जो कि इस जंग की वजह बनी हैं। सबसे पहली बात जो जिस तरह डॉक्टर मारिया ने भी कहा वो ये है कि देखें, हम सिर्फ ये फ़लस्तीन का कोई रियासती या कानूनी या आइनी या कोई सफारती मामला नहीं है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि देखें, पिछले जो रमज़ानुल मुबारक में जो लैलतुल क़द्र की रात थी उसमें जो इस्राएली फ़ौजी थे वो जूतों समेत तोड़ फोड़ कर रहे थे और बेहुरमती कर रहे थे मस्जिद अक्सा की, वहाँ की ख़वातीन को जो नमाज पढ़ रही हैं उनको ज़दोकोब कर रहे थे। तो ये चीज़ जो है फ़लस्तीनी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा पहलू जो है वो जुल्म सतम का जो सिलसिला है वो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तकरीबन इस साल 250 के करीब जो फ़लस्तीनी हैं उनको शहीद किया गया है। तो अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और उन्होंने कहा भाई अगर मरना ही है तो वो लड़ के मरे, पहली बात। दूसरी बात जो है वो जो आपने की वो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि उनको सबसे ज़्यादा जो इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ रही थी, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, उसके बारे में सबसे ज़्यादा तशवीश फ़लस्तीनियों को थी कि अगर इसराइल के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाता है, तो फ़लस्तीनियों का कोई वाली वारिस नहीं रहेगा, उनका मसला पूरी दुनिया हमेशा के लिए भूल जाएगी। तो ये कामयाबी 24 घंटे में सियासी और सफारती सतह पे हासिल कर ली है कि फ़लस्तीन का मसला दोबारा दुनिया के सामने एक बड़ा मसला बन गया है और 24 घंटे के अंदर ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पे दोबारा आ गया है। ये बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। तीसरा पहलू जो है वो क्विकली मैं बताऊं आपको, वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का है, क्योंकि अगर अरब ममालिक और इसराइल सारे एक ही ब्लॉक में आ जाते तो ये पूरा जो मिडिल ईस्ट है ये अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाता। लेकिन अब इसके बाद चीन, रूस, ईरान जो है वो किसी हद तक इसराइल और अमेरिकी इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने की भी हमास को सपोर्ट करके कोशिश करेंगे, जिसके नतीजे में और जिसकी वजह से ये लाइकली है कि अल-कुद्स ब्रिगेड, हमास, हिजबुल्ला, और देखिए ये हकीकत की बात है, मैं भी मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए ये हजारों रॉकेट जो हैं हमास के पास कहां से आ रहे हैं, तो कोई उनको सप्लाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब है उस ताकत का इंटरेस्ट है कि ये जंग चले, इसराइल को एम्बैरस किया जाए, इसराइल को एक्सपोज किया जाए, इसराइल को बताया जाए कि वो इस रीजन में को डोमिनेट नहीं कर सकता। ठीक, टमारिया आप इस पे क्या कमेंट करेंगी अगर ये ग्रेटर गेम के हवाले से है और जिस तरीके से बात की इस वक्त मोहम्मद अली साहब ने भी, तो फिर तो मतलब ये है कि ये फिर एक लंबे मामलात हैं, ये बहुत आगे तक चलेंगे और पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसके पीछे बड़ी ताकतें भी मौजूद हैं। इजराइल को अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, हिंदुस्तान की सपोर्ट हासिल है, और जो चीज़ उन्होंने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की वही अपना तजुर्बा वो हिंदुस्तान को दे रहे थे। जो आर्टिकल 370 में आपने देखा, जो इस वक्त हिंदुस्तान कश्मीरियों को कश्मीरी इलाकों से बेदखल करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, यानी मकबूजा कश्मीर में। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि यूक्रेन के अंदर जब अमेरिका ने, जो अमेरिका के ख्याल से और रूस के ख्याल से भी, रूस का हल्का असर था, वहाँ उन्होंने एक लंबी जंग की बुनियाद रख दी। तो जाहिर सी बात है उसका रद्द अमल दूसरी तरफ यही आएगा कि इजराइल जो है एक तरह से अमेरिका का
जो है असर मतलब हल्का असर है। सो अगर यहाँ जग चलती है डॉक्टर मारिया भी हमारे साथ मौजूद है और मोहम्मद अली साहब भी मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम। वेलकम बैक। मोहम्मद अली साहब, बात यह कि जैसे कि आपने कहा कि 24 घंटे के अंदर ये मसला दोबारा जो है दुनिया भर में सामने आ गया और ख़ुद यूनाइटेड नेशंस जो है सिक्योरिटी काउंसिल में भी चला गया। अब वहाँ पर सूरत हाल यह है कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ऑलरेडी अपना वज़न जो है वो इजराइल के पलड़े में डाल चुकी है और हर तरह की मदद की उनको यकीन दहानी करवाई जा चुकी है। रेस्ट ऑफ में हम देखें कि चीन और रूस जो है वो ये पैलेस्टाइन के साथ हैं, फ़लस्तीनियों के साथ हैं और रूस तो इस हद तक आगे है, इस हद तक फेवर में है कि वो ये कहता है कि न सिर्फ ये कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम हो, बल्कि जो 1967 की जो वॉर थी उससे पहले की जो सरहदें थी वो भी बहाल हो और दारुल हुकूमत जो है वो बैतुल मक़दस हो। तो ये एक समझ रहे हैं कि एक बहुत ही अहमियत की हामिल इस हवाले से होगा। और फिर यूएन के अंदर क्या होगा, वहाँ पर क्या आपकी असेसमेंट है? देखिए, इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर में एक इंक्रीजिंग पोलराइजेशन का प्रोसेस है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भी आपको नज़र आएगा और ख़ुसूसन इस मसले पे आपको ऑलरेडी जो है वो पोलराइजेशन नज़र आ रही है। जिस तरह आपने खुद बताया कि देखें, चीन और रूस जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं रियलिटी में बयान कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ फ़लस्तीनियों की मदद करना चाहते हैं, बल्कि वो अमेरिका और अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी हलीफ जो इस खित्ते में है इसराइल, उसके असर व रसूख और पावर को कंटेन भी करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहेंगे कि हमास को, शाम को, लबनान को, ईरान को वो सपोर्ट करें, उन तमाम मुताहरिब कुव्वतों को वो सपोर्ट करेंगे जो कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सफ आ रहा हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो इस वक्त तशवीश अरब ममालिक में पाई जाएगी, क्योंकि स्ट्रीट सेंटिमेंट और मीडिया जो है वो जब सॉलिडारिटी का इजहार करेगा और आज और कल में मुजाहरे भी हो रहे हैं बहुत सारे ममालिक के अंदर, तो उनका अब प्रेशर जो है वो अपनी हुकूमतों पे पड़ेगा और उनके लिए इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना या डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन की तरफ जाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर मारिया, पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? क्योंकि ज़ाहिर है कि कोई जो पोजीशंस हैं पाकिस्तान की, अब हम जंगबंदी के हवाले से बात ज़रूर कर रहे हैं और दोनों तरफ से जो नुकसान रहा है, बिलखुसूस फ़लस्तीनी जो है, एक पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है पैलेस्टाइन के हवाले से, फ़लस्तीनी जो है वो लोगों के हवाले से, उनकी आज़ादी के हवाले से। यहाँ पर आप कहाँ पर देख रही हैं पाकिस्तान के स्टैंड को? देखिए जी, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इसके बारे में बहुत वाज़ेह है और मेरे ख्याल से एक दुरुस्त पॉलिसी है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये बात मेंटेन की है कि फ़लस्तीन का जो हक़ है और बिलखसूस फ़लस्तीनियों का जो हक़ है, आप उसको अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस हैं जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर बुनियाद रखती हैं उसके तहत उसका किया जाए, मतलब उसका हल ढूंढा जाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा ये बात वाज़ेह की है कि ये मुमकिन नहीं कि किसी भी क़ुव्वत को, बिलखसूस इजराइल को या हिंदुस्तान को, किसी तरह इस बात की इजाज़त है कि वो अपनी ताकत की बुनियाद के ऊपर या अपनी अलाइंसेस की बुनियाद के ऊपर आप इस इलाके के ऊपर कब्ज़ा करें जो उनका कभी नहीं था। सो आपकी जो पॉलिसी है फ़लस्तीन के लिहाज से वो वाज़ेह है और इसराइल के लिहाज से भी। ये मुमकिन नहीं है कि आप कभी इसराइल को एक्सेप्ट कर सकें बतौर एक रियासत, जबकि आपके पास फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ साथ फ़लस्तीन की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के अंदर जो है लेजिटिमेट हुकूमत के तौर पे मानी जाती है। हम वाहिद मुल्क हैं दुनिया के जो ये कहते हैं हम अपने पासपोर्ट के ऊपर कि आप तमाम दुनिया के ममालिक के लिए हमारा पासपोर्ट वैलिड है, लेकिन हम इसराइल को का सरहद जो वजूद है उसको नहीं मानते हैं। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की पॉलिसी तो बहुत वाज़ेह है, हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और हम उनकी हक़ खुद इरादियत और हक़ आज़ादी में उनके साथ देंगे। दूसरी जो चीज़ मेरे ख्याल से मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ ये नहीं कि ईरान, रूस और चीन जो है इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़
जो है नज़र आ रहे हैं इस हमले में। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अगर हमास ने इतना बड़ा हमला किया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें इलाकाई तौर पे जो बाकी अरब ममालिक थे वो भी ये बात जानते भी थे और समझते भी थे कि इसका रद्द अमल आएगा, और रद्द अमल के साथ साथ उन्होंने भी दूसरी तरफ देखा, चाहे इसमें मिस्र हो चाहे इसमें सऊदी अरब हो। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद जो एक इंतहाई मशरक़ वस्ता की जो पॉलिसी थी या यूक्रेन वॉर के बाद जो पॉलिसी थी, ये उसका रद्द अमल है। अब ये अमरीका के लिए, उसके इत्तेहादियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर वो इसराइल का दिफा नहीं करते तो फिर जाहिर सी बात है कि जो उनकी क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल लीडर के तौर पे, या उनकी क्रेडिबिलिटी है कि वो अपने दोस्तों के लिए आके जंग लड़ते हैं या उनका दिफा करते हैं, तो वो एक बहुत बड़े ख़तरे में पड़ जाएगी। और इसकी बुनियाद इस वजह से है कि इसराइल वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसका इस वक्त अमेरिका के साथ एक दफ़ाई माहिदा भी है और एक दफ़ाई ट्रीटी भी है, और उस ट्रीटी के तहत अगर इसराइल पर हमला होता है तो अमेरिका उसका दिफा करेगा। तो अब ऐसी सूरत हाल में एक छोटा सा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए कि जंग कितनी जल्दी ख़त्म होती है, क्योंकि अगर ये ख़त्म नहीं होती तो यकीनी तौर के ऊपर इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, इसके जो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे पूरी दुनिया के लिए। मोहम्मद अली साहब, जब बात की जाती है मोसाद की और बात की जाती है इंटेलिजेंस एजेंसीज की, तो हमेशा से खबा यही रहा कि जनाब वो पूरी दुनिया की जो है वो जासूसी करते हैं और उनके पास ये सॉफ्टवेयर और ये टेक्नोलॉजी और हाई टेक सारी चीज़ें। यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया, मोसाद को पता भी नहीं चला। और यकीनन देखें, जितनी हमाजहत और डिटेल में इतना एक्सटेंसिव लैंड एयर सी ऑपरेशन है, आपको नज़र आता है कि इसकी तैयारी, इसकी मनसूबाबंदी, इसकी हिकमत अमली पे बहुत अरसे से काम चल रहा था, और ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा मोसाद का इंटेलिजेंस फेलियर है। और इसकी एक दो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि 6 अक्टूबर जो है वो 50वीं एनिवर्सरी है यौम किपुर वॉर की, जिसमें एक बड़े पैमाने पे शाम और मिस्र ने इसराइल पे हमला किया था, और उसमें भी उन्होंने काफ़ी हद तक एक सरप्राइज अचीव किया था। और तो मैं समझता हूँ और दूसरी बात है कि कल हफ्ते का दिन था, जो कि उनके यहाँ छुट्टी होती है, तो आप देखें कि आपने विजुअल्स देखे होंगे कि जो गाजा पट्टी के करीब उनके एयर बेसेस हैं, जब उनके ज़मीनी अफवाज दाखिल हुई हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कंटेनर्स और ट्रकों के ऊपर अपने F-16 जहाज जो हैं वो रोड के जरिए से उन्होंने सेव करके मूव किए हैं। मतलब इतना हरिडली उनको मूव करना पड़ा है, इसका मतलब है कि उन्होंने कंप्लीट सरप्राइज अचीव किया है। हाँ, अलबत्ता लेकिन एक बात का मैं हवाला देना जरूरी समझता हूँ कि हकीकत पसंदाना अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल खुसूसन जो उसके मगरबी हलीफ हैं इसराइल के, उनसे ये तवक्को करना कि वो जंग बंदी के ऊपर कॉल देंगे, वो उस वक्त तक जंग बंदी की बात नहीं होगी जब तक कि इसराइल एक बहुत ज़्यादा पेन और तबाही जो है वो गजा की पट्टी पे इन्फ्लिक्ट नहीं करता। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन जो इसराइली मीडिया कह रहा है कि 600 इसराइली हलाक हुए हैं। इतने बड़े पैमाने पे इसराइलियों की जो हलाकतें हैं वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर डालेगी नेतन्याहू की हुकूमत पे, जो कि खुद भी बहुत हॉकिश है। तो उसकी एक पॉलिटिकल कंपल्शन भी बन जाएगी कि वो सीज फायर फौरन ना करे, और जब तक कि वो, जैसा कि आज उसने कहा भी है कि हम गाजा की पट्टी को मलबे का ढेर बना देंगे, तो वो मुझे तशवीश इस बात की है कि अब बहुत ज़्यादा वो पेन और मुश्किलात और बॉम्बिंग जो है वो गाजा के लोगों को फेस करनी पड़ेगी। डॉक्टर हमारी समझती हैं, क्योंकि जाहिर है कि इतने बड़ी तबाही होगी तो फिर उनके लिए भी बड़ा मसला है, और ऐसे में जंगबंदी के हवाले से जितनी भी कॉल दी जाए, पॉलिटिकल ये जो टेम्परेचर इसको कम करने के लिए जितनी भी कोशिशें की जाएं, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से हो या फिर और ममालिक की तरफ से हो, वो फिलहाल बारावर साबित नहीं नज़र आती, क्योंकि मामला बड़ा संगीन हो गया है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा जो है इस वक्त बढ़ चुका है सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मतलब ये है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने किसी भी किस्म के फैसले पे पहुंचना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो यूनानिमस फैसला करें। अब उसमें से 3 रियासतें एक तरफ हैं और 2 एक तरफ जो मुस्तकिल मेंबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि सलामती काउंसिल से आपके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली या पॉलिसी नहीं आएगी मतलब नियर फ्यूचर में। दूसरी तरफ जो है हमने ये देखना है कि कितनी ज़्यादा तादाद में या कितनी बड़ी जो है रिस्पॉन्स जो है इसराइल करता है, क्योंकि यकीनी तौर पे वो ये काम करेगा।
अब अगर वो ये करते हैं और हमास के जो फाइटर्स हैं वो इजरायली इलाकों में घुस जाते हैं तो फिर जो है जंग का जो फलक्रम है या जो एक्सेस है वो तब्दील होता है। उस सूरत हाल में फिर सबसे बड़ा मसला जो है नेतन्याहू की जो हुकूमत है उसके लिए ये नहीं होगा कि वो गज़ा के अंदर जाके बमबारी करके पुल के गज़ा की स्ट्रिप को ख़त्म कर दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी कि वो जो अपने लोग हैं उनका दिफा कितनी हद तक कर सकते हैं। एक चीज़ काबिल गौर ज़रूर है, जितने भी इस वक्त तक इजरायली जो यरगमाल बनाए गए हैं तकरीबन 800 हमास के मुताबिक, इसराइल के मुताबिक 600 या 200, लेकिन आप इसको किसी भी नुक्ते नज़र से देख लें ये एक बहुत बड़ी तादाद है इसराइल के लिए। अब उसके रद्द अमल में ये सोचा जा रहा था कि शायद इसराइल इतना बड़ा रिस्पॉन्स ना करे, लेकिन हमने ये देखा है कि जैसे उन्होंने कहा है कि वो बमबारी की एक पूरी एक लहर जो ट्रिप में कर रहे हैं। अब इस बात पे मुनहसर करता है कि कितनी हद तक रॉकेट्स जो हैं हमास जो है आगे लेके जाने में कामयाब होती है या बाकी बारूदी मवाद और उसके अलावा हिजबुल्लाह जो है और लेबनान इसको कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर ये सिर्फ वॉर जो है गज़ा स्ट्रिप तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होएगी, लेकिन इसके अंदर बाकी फैक्टर्स भी प्ले करेंगे। जाहिर है कि ऐसी सूरत में जब गोलाबारी होगी तो फिर वो तमीज़ नहीं करेगी कि कौन सा फ़लस्तीनी शहरी है और कौन सा जो है वो सिहोनी या इसराइली शहरी है। और यकीनन जब गोलाबारी होती है तो फिर वो ये तय नहीं करती, वो तमीज़ नहीं करेगी कि ये इजरायली शहरी है या फिर ये एक फ़लस्तीनी शहरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर मारिया सुल्तान और सैयद मोहम्मद अली साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ और अलमिया यह है कि इस 25 करोड़ की आबादी का 10% भी इनकम टैक्स अदा नहीं करता। हमारे यहाँ जो कंपोजिशन है टैक्सेस की उसमें डायरेक्ट टैक्सेस तकरीबन 30% और 70% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ऐसे में चाहे कोई भी इदारा हो, जब हम उनके पास जाते हैं लोन लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए, आलमी इदारे बिलखुसूस IMF, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, सबकी यही एक तलकीन होती है कि जनाब आप अपने हाउस को डिसिप्लिन करें, आप अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें और अपना टैक्स बेस बढ़ाइए। पाकिस्तान में हर तरह की काबिल टैक्स आमदन के ऊपर टैक्स वसूल किया जाना चाहिए, ये हमारे अपने वसी तर कौमी मफाद में है। और हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। पाकिस्तान में रियल इस्टेट जो है वो टैक्सेशन से बाहर है और पाकिस्तान में होलसेलर और रिटेलर तबका जो है, ये जो इतने बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं इनके अंदर जो दुकानें हैं ये इनकम टैक्स अदा नहीं करती। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अस्करी क़यादत और निगरा हुकूमत कमर बस्ता है कि पाकिस्तान की मईशत को सुधारा जाए और ऐसे में शिद्दत इस बात की महसूस की जा रही है कि हम अपने टैक्स बेस को बढ़ाएं। और इसी हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत एक प्लान लेकर आ रही है कि जो रिटेलर लेवल के ऊपर फिक्स टैक्स रिजीम को लेकर आया जा रहा है, दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। आज मैं बात करना चाहूँगा काशिफ अनवर साहब जो कि सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और टैक्स उमूर के ऊपर बहुत ज़्यादा इनकी एक्सपर्टीज़ है। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी शिद्दत से ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने हाउस को डिसिप्लिन करें, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें और टैक्सेशन को रादर देन कि हम टैक्स रेट को बढ़ाएं, अपना टैक्स बेस बढ़ाएं। दूसरी राय नहीं है कि हमने अपने आप को डॉक्यूमेंट नहीं करना या हमने अपनी टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करना या हमने इनकम टैक्स पे नहीं करना। हर पाकिस्तानी को मैं तो ये कहता हूं कि अपने आप को इस वक्त डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। एक तो हमारी इकोनॉमी को जरूरत है, हमारा कौमी फरीजा है, दूसरा हमें पैसे चाहिए, तीसरा जितना बड़ा फाइलर और नॉन फाइलर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का फर्क है, जब तक लोग, क्योंकि लोग अपना इनकम टैक्स की डिडक्शन कराते हैं लेकिन वो अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सबको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्या हमारी इनकम टैक्सेबल है या हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ हर शहरी को अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना चाहिए और अगर उसका ड्यू टैक्स बनता है तो उसे ड्यू टैक्स भी देना चाहिए। जी अच्छा, अब ये बताइए कि सियासी हुकूमतें हमेशा से हमने देखा कि पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हैं, बिलखुसूस रिटेलर तबके की अगर बात करें, ताजिरों की बात करें तो वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल होता है सियासी जमातों का। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये इंतहाई मौजू हालात हैं क्योंकि सियासी हुकूमतों के मफादात होते हैं अपने, इस केयर टेकर गवर्नमेंट के कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, लिहाजा ये इंतहाई मुनासिब मौका है, यहाँ पर ये काम हो जाना चाहिए और हो सकता है।
देखें, जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से हमारी बात हुई तो मैंने उनको ये प्रपोजल दिया कि सर हमें पहले अपने मुल्क की मईशत चाहिए है, उसके बाद सियासत चाहिए और उसके बाद इलेक्शंस चाहिए। और मैंने कैटेगोरिकली कहा कि हमें इलेक्शंस तब तक नहीं चाहिए जब तक तमाम सियासी पार्टियां एक पेज के ऊपर बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन नहीं करती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सियासी पार्टियां जो हैं वो अंडर प्रेशर आ जाती हैं, लेकिन इस बात पे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और जब हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात करते हैं तो उसका यही मतलब है कि हम उसमें जितने अगर 10-12 पॉइंट्स हैं तो एक पॉइंट ये भी है एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस, हर एक को अपनी टैक्स फाइल करना है, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज, और ये तमाम बातें उसमें है। तो इससे बेहतर मौजू वक़्त कोई नहीं है। और देखें, जहां तक टैक्स के पे करने की बात है, हमें टैक्स पे करना है और हमें आदत होनी चाहिए। और बहुत से लोग तो जनाब टैक्स पे, मसला ये है कि लोग टैक्स पे करते हैं, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करते। और जहां तक अब ये सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम ला रही है जो कि पिछली गवर्नमेंट ने भी लाई थी कि फिक्स्ड टैक्स की स्कीम बिल्कुल मुतारफ कराई थी, वो बहुत अच्छी स्कीम थी, उसमें कुछ लूप होल्स थे, हमने उसमें प्रपोजल्स भी दिए थे ऑन बिहाफ ऑफ लाहौर चैम्बर कि अगर उन्हें देख लिया जाए तो ये स्कीम कामयाब हो सकती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। देखें, जो टैक्स नहीं देता या जो रिटेलर टैक्स नहीं देता, उस कम से कम वो फिक्स टैक्स में कोई तो अपना टैक्स अदा करेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम, चाहे वो ज्यादा कारोबार करता है चाहे वो थोड़ा कारोबार करता है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा अगर वो ठेला भी लगाता है तो 500 रुपया साल का उससे भी लेना चाहिए ताकि उसके पास भी एनटीएन नंबर हो। जी अच्छा, इसमें पहले तो ये कहा जा रहा था कि जनाब आप अगर करें, मैं लाहौर के इतना ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप दुकानों के साइज़ के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक दुकान अगर औरंगी टाउन में है और एक दुकान अगर डिफेंस या क्लिफ्टन में है तो क्या जस्टिफाई करेगा उस दुकान के एतबार से टैक्स लगाना? और जो औरंगी की दुकान है उस दुकान में आप क्या बेच रहे हैं, या डिफेंस और जमजमा की दुकान है वहां पे आप क्या बेच रहे हो, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? इट शुड बी ऑन लेटर स्टेज, ये लेटर स्टेज में हो जानी चाहिए, लेकिन पहले तो ये कि कम से कम इस टैक्स ब्रैकेट के अंदर लेकर आए, चाहे वो दुकानों की जो है एक साइज के एतबार से ही क्यों ना हो। देखें, मैं पहले तो ये कहूँगा कि चूंकि जो टियर 1 का एक कानून है इनकम टैक्स में, और टियर 1 का कानून ये कहता है कि हर ऐसा रिटेलर जिसकी चेन ऑफ स्टोर्स है, जो इंपोर्टर है, जिसके पास एयर कंडीशन मॉल में है, उसके पास डेबिट क्रेडिट मशीन है, उसकी एक से ज्यादा ये चेन ऑफ स्टोर्स है, तो उसे अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराना है। हम इस बात के, और मैंने भी इस बात के लिए रिटेलर्स के लिए फाइट की है कि वन शॉप रिटेलर्स को आपको सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट करना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। देखें, पहले हमें आदत डालनी है इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की। अब वो क्या कमाता है और उसका प्रॉफिट कितना, ये बात की बातें हैं, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने रिटेलर्स हैं, जितनी मार्केट्स में, चाहे उसकी दुकान बड़ी है चाहे उसकी दुकान छोटी है, उसको एरिया के हिसाब से अपने आप को, बल्कि एरिया के हिसाब से अगर ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा, फिक्स टैक्स की जो लास्ट टाइम स्कीम आई थी वो बिजली के बिलों के साथ आई थी कि कोई कितना बिजली का बिल जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और बिजली के बिल के रेट के वैल्यू के साथ उसको किया गया था आइडेंटिफाई। यूनिट के साथ कर लें, वैल्यू के साथ कर लें, एरिया के साथ कर लें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि स्टेक होल्डर्स के साथ जरूर बैठें, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर फिर इसको इम्प्लीमेंट करें, वरना फिर वो ये स्कीम जो है ये नाकाम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि माजी में हमने देखा कि 3 बार कोशिश की गई रिटेलर्स को टैक्स नेट के अंदर लेकर आने की, लेकिन पूरे पाकिस्तान में फिर मुजाहरे होते हैं और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं अपने सियासी मफादात की खातिर। बट दिस इज़ द टाइम कि जिस वक्त ये फैसले जो है वो होने हैं और इन पर अमल दरामद भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब, जो कि सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, हमारे साथ
मौजूद थे। और नाज़रीन, आज के प्रोनोट के साथ हम ख़त्म करेंगे कि ये पाकिस्तान के अपने मफाद में है, मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट में है कि हर तरह की काबिल टैक्स आमदन के ऊपर टैक्स वसूल किया जाए और हर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे, चाहे वो टैक्स उसका देना बनता हो या ना बनता हो। इकॉनमी एक ही तरीके से डॉक्यूमेंट होगी और पाकिस्तान इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।